नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और श्रोतागण। मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। इकोनॉमी की हमारी सीरीज चल रही है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने जो डोमिनेंट इकोनॉमिक फिलोसॉफी है दैट इज कैपिटलिज्म, उसके बारे में एट लेंथ डिस्कशन किया। राइट फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी फिलोसॉफी थी, आइडिया सिस्टम क्या था, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसने कैपिटलिज्म के उद्भव को संभव बनाया। कॉलोनियलिज्म पे चर्चा की, क्या समस्याएं आई, क्या चैलेंजेस थे, विभिन्न पहलुओं पे हमने चर्चा की। उस चर्चा के पीछे जो निहित था, जो लक्ष्य था, वो यह था भाई कि जो विद्यार्थी लब्ध प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी सोच विकसित हो, परिपक्व हो। हम यह नहीं कहते हैं कि जो भी हमने बताया यहाँ पे, जो भी पढ़ाया, वह किसी भी परीक्षा में डायरेक्टली आएगा, बट किसी भी परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आने दीजिए, यदि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है, संकल्पनात्मक समझ अच्छी है, तो आप निश्चित अच्छा करेंगे। चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। प्रीलिम्स में जनरली फैक्चुअल ऐसा माना जाता है, फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आपको ये देखना होता है कि रिकॉग्निशन करना रहता है। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से रिकॉग्नाइज करना रहेगा करेक्ट ऑप्शन क्या है। बट यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो यदि हो सकता है आपने उसके बारे में आपको विशेष जानकारी ना हो जो प्रश्न पूछा गया है, तब भी आप उसे हल कर पाएंगे। इसकी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। 100% संभावना तो किसी चीज के लिए नहीं कहा जा सकता है। ये तो जिनको अपनी दुकान चलानी है, चाहे चैनल चलाना हो, चाहे कोचिंग चलानी हो, वो ये कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए तो आपका 100% चांस रहेगा। ऐसा जीवन में किसी भी पहलू पे, किसी भी घटना के लिए आप 100% संभावना आप नहीं कह सकते कि ये होगा ही करके। तो रही बात, हमने काफी डीप डिस्कशन कर लिया है जो डोमिनेंट इकोनॉमिक फिलोसॉफी है। आज हम चर्चा करेंगे प्राइजेस पे, विच इज एट द हार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। विच इज एट द हार्ट ऑफ कैपिटलिज्म कह लीजिए, या जो इकोनॉमी चल रही है पिछले कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, इट इज एट द हार्ट ऑफ दैट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस which keep on occurring, which is occurring since last many centuries। ये एक ऐसी चीज है जिससे हमें हो सकता है घृणा हो, विशेषकर जब प्राइसेस बढ़ते हैं, कम होते हैं तो नहीं। और जनरली प्राइसेस बढ़ते हैं क्योंकि मार्केट में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। तो कभी भी आप चर्चा देख लीजिए, घर पे देख लीजिए, आपकी माँ हो गई, दादी हो गई, या पिता भी, ये लोग चर्चा करते रहते हैं कि यार कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, मूल्य बहुत बढ़ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार तो हमारा खून चूस रही है। ये सब चर्चाएं आम है। लेकिन जो प्राइजेस है, ये दे आर at the heart of the economic decision making, at the heart of the economic system, because they are representing the underlying reality। प्राइस क्या है भाई? पैसा क्या होता है? जो कागज का नोट है, सिक्का है, उसका क्या वैल्यू है? 100 रुपए का, 500 का, 2000 का नोट हो, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता होगा? 2000 का नोट का समझ लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट होता होगा, मुझे पता नहीं है, लेट्स जस्ट टेक फॉर एन एग्जांपल 50 रुपए। आरबीआई ने कागज मंगाया, प्रिंटिंग मशीन लगाई, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, लेबर यूज किया, पूरा कोऑर्डिनेट किया, 50 रुपए 100 रुपया। वो 2000 का जो नोट है, इकोनॉमी में कितनी बार उससे ट्रांजेक्शन होगा? हो सकता है उस 2000 रुपए के नोट से दसियों लाख का ट्रांजेक्शन हो जाए। मेरे पास आया, मैंने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, कई लाखों का ट्रांजेक्शन उस नोट से होगा। तो भाई कागज के नोट का वैल्यू इतना क्यों है? क्यों हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास अधिक से अधिक 500 का नोट आए, 2000 का नोट आए? क्यों चाहते हैं? बिकॉज प्राइसेस, दे आर रिफ्लेक्टिंग द अंडरलाइंग रियलिटी। जो हो रहा है वो हम आपको समझाएंगे कैसे, क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह समझना आवश्यक है कि बेसिकली, ब्रीफली स्पीकिंग, जो इकोनॉमी है, इट इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज which have alternative use। allocation of scarce resources
हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज। रिसोर्सेस कभी भी किसी भी इकोनॉमी में लिमिटेड होते हैं, चाहे वो अमेरिकन इकोनॉमी हो, चाहे सोमालियन इकोनॉमी हो, चाहे इंडिया की इकोनॉमी हो, चाहे चाइना की इकोनॉमी हो। रिसोर्सेस हमेशा स्कार्स होते हैं। डिमांड हमेशा मीन्स ग्रीड की तो कहीं कोई लिमिट ही नहीं है ना। मैं तो चाहूंगा भाई मेरे पास 100 मर्सिडीज गाड़ियां हो, किंतु मेरे पास उसके लिए रिसोर्सेस है। नो, आई डोंट हैव द रिसोर्सेस, राइट। तो जो रिसोर्सेस होते हैं दे आर ऑलवेज स्कार्स एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूज। अभी मान लीजिए, समझ लीजिए कि मेरे पास एक मर्सिडीज की कीमत हो सकती है 50 लाख हो, और हो सकता है मेरे पास 50 लाख रुपए हो, मेरे बैंक में 50 लाख रुपए हो, मेरे पास शेयर हो 50 लाख। किंतु वो जो 50 लाख रुपए हैं वो मेरा नेटवर्थ मान लीजिए 50 लाख का है। मैंने कुल सब चीजें मिला के मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, चाहे आज की मेरी कमाई हो, फ्यूचर की कमाई हो, सब चीजें मान लेता हूं मैं 50 लाख है। तो मैं जाके मर्सिडीज लूंगा, लेने के लिए मैं ले सकता हूं। बट मेरे पास जो 50 लाख रुपए हैं उसके बहुत सारे अन्य यूज मुझे करने हैं। भाई मुझे खाना पीना चाहिए, मुझे घर चाहिए, बच्चों की परवरिश करनी है, पालन पोषण करना है, दुनिया भर के और मेरे पास काम है। तो यदि मेरा नेटवर्थ 50 लाख रुपए है भी तो मैं जाके मर्सिडीज लूंगा क्या? नो, आई वोंट बाई, बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेस स्कार्स है। और रिसोर्स यहाँ पे क्या है? मेरा पैसा, आप मान लीजिए वो मेरे पास स्कार्स है, और उस पैसे के बहुत सारे अन्य यूज भी हैं। उसी से मुझे खाना पीना भी लेना है, अपना जीवन चलाना है, घर, कपड़ा, रोटी, मकान, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो जो प्राइजेस होता है वो अंडरलाइंग रियलिटी को बताता है। अंडरलाइंग रियलिटी से मेरा क्या तात्पर्य है? मेरा तात्पर्य ये है भाई कि समझ लीजिए इस स्केच को अगर मैं बेचने जाऊं और मैं कहूं कि मैं आपको 200 रुपए में दूंगा ये स्केच, आप लेंगे? नो, यू वोंट बाई। व्हाई? बिकॉज जो अंडरलाइंग रियलिटी, स्केच को बनाने में जो चीजें लगी है, समझ लीजिए प्लास्टिक लगा है, कलर लगा होगा, और जो टेक्नोलॉजी लगी होगी वो भी बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी रही होगी, कोई बहुत माने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगी, ठीक है। जो लेबर भी लगा होगा बहुत स्किल्ड लेबर नहीं होगा कि वो बहुत ज्यादा पैसे डिमांड कर सके, वेज डिमांड कर सके। तो ये अगर मैं कहूंगा 200 में आप लेंगे तो आप नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। और मैं मान लो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं और मैं चाहूं कि मुझे 200 रुपए में बेचना है, भाई मैं तो सेल्फिश हूं। देखिए मैंने पहले वीडियो में क्या बताया था एडम स्मिथ के बारे में, जो पहले की वीडियोस हैं, वी आर ऑल सेल्फिश इकोनॉमिक एजेंट्स। उनका एक बहुत ही फेमस कथन है कि जो ये कसाई हो गया, बुचर हो गया, फार्मर हो गया, ये सब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, कोई चैरिटी के लिए काम नहीं कर रहा है। अभी जैसे कहा जाता है कि भाई किसान जो होता है वो अन्नदाता होता है, ठीक है, किंतु वो भी एक सेल्फिश इकोनॉमिक एजेंट ही है, राइट। देखिए बहुत सारे लोग किसानी से भी निकल के दूसरे फील्ड्स में जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर सेल्फिश एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। इकोनॉमिकली स्पीकिंग देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को, मैंने पहले की वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, इफ यू आर serving your self interest then you are in the serving interest of the society also। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सेल्फिश हैं तो आप माने सोसाइटी के लिए बुरा कर रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। तो मैं 200 रुपए मान लीजिए मैं रख भी देता हूं, भाई मैं सेल्फिश हूं, मैं तो चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा मुझे पैसा मिले, किंतु ये निश्चित है कि इसके प्रोडक्शन में और प्लेयर्स बहुत सारे होंगे। व्हाई? बिकॉज अगेन इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो अबेंडेंस में अवेलेबल है, प्लास्टिक हो गया, कलर जो है वो बहुतायत में उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेबर मिलना आसान है इसके लिए, क्योंकि देखिए किसी भी सोसाइटी में अनस्किल्ड लेबर बहुत होता है, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर बहुत होता है, किंतु वो उसकी बहुतायत में होता है, इसके लिए उसकी डिमांड इतनी बहुत ज्यादा होती है तो इसका वेज रेट कम हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा डिमांड एंड सप्लाई। बेसिकली स्पीकिंग डिमांड एंड सप्लाई क्या है, ये एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। डिमांड एंड सप्लाई वो ये है भाई कि किसी भी वस्तु की यदि डिमांड अधिक होगी, ठीक है, तो सप्लाई से ज्यादा यदि डिमांड है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, अभी आज का ही मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड इस समय यूएस में है, तो उसने अमेजन यूएस का लिंक भेजा 10 किलो आशीर्वाद आटा,
और वो 10 किलो आशीर्वाद आटा उसको इस समय पड़ रहा है आई थिंक 5,500 रुपए में। समझ रहे हैं कितने का पड़ रहा है? 550 रुपए। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इंडिया ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है गेहूं के, राइट। यूक्रेन इज ऑल्सो अ फूड बाउल, बहुत वहां पे प्रोडक्शन होता है खासकर गेहूं का, लेकिन वहां पे आपको पता है युद्ध चल रहा है, तो देयर इज अ ग्लट इन द मार्केट। वीट जो है, गेहूं जो है, उसका जो सप्लाई है अब वो काफी कम हो गया है, तो देखिए प्राइसेस कैसे शूट अप हो रहे हैं। तो बेसिकली अगर किसी वस्तु की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उस अनुपात में नहीं है तो उसका मूल्य बढ़ता है, और किसी चीज की डिमांड कम है एंड सप्लाई समझ लीजिए ज्यादा है तो क्या होता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। कई बार आप देख लीजिए, आप लोगों ने सुना होगा कि किसान जो रहते हैं टमाटर वो ऐसे ही सड़क पे फेंक देते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि डिमांड इतनी होती नहीं है। कुछ कुछ ऐसे सीजन्स आते हैं जब टमाटर की इतनी डिमांड नहीं होती, जैसे ठंडियों में इसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, गर्मियों में उतनी डिमांड नहीं रहती, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो भाई जो आपने समझ लीजिए आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ होगा 5 रुपए प्रति किलो, टमाटर उगाने का किसान का जो खर्चा हुआ होगा 5 रुपए प्रति किलो, एंड मार्केट में इतना ज्यादा आ गया है टमाटर की, समझ लीजिए 5.5 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं बेच सकता। अब उसको उठा के वो मार्केट लेके जाए, अपना समय उसमें लगाए, एनर्जी लगाए, तो उसे लाभ क्या हुआ? 5 रुपए तो उसको प्रोडक्शन कॉस्ट आया, 5.5 में वो बेच सकता है, उसमें उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट लगाना है, समय भी लगाना है, ऊर्जा भी लगानी है, तो क्या कहते हैं भाई जाने दो, फेंको इसको। तो ऐसे होता है। तो डिमांड सप्लाई का ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। तो कहने का क्या अर्थ है कि हाँ, जैसे कि मैंने ये पेन 200 रुपए में बेचने का मैंने प्रयास किया, लेकिन इसके कंपटीशन में और भी फर्म्स आएंगे, और भी प्लेयर्स आएंगे, एंड दे विल गेट इन अबंडेंस रॉ मटेरियल, कलर, लेबर, अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा पैसे डिमांड नहीं कर सकता वो। जैसे एक स्किल्ड लेबर है, एक डॉक्टर है, वो आपको 5 मिनट के लिए देखता है, लेकिन आपसे 1,000 रुपए ले लेता है, और आपको खराब भी लगता होगा, नो डाउट आपको खराब भी लगता होगा, 5 मिनट उसने देखे 1,000 रुपया ले लिया, लेकिन वो 1,000 रुपए अपने स्किल्स के ले रहा है, जो उसने 5.5 साल 6 साल पढ़ाई की है, एमबीबीएस किया, अगर एमडी किया है 2-3 साल और लगाए हैं, तो 10 साल उसने जो पढ़ाई की है, उसके जो उसको नॉलेज मिला है, जो उसका कॉस्ट हुआ है, वो सबका रिफ्लेक्शन है वो 5 मिनट का 1,000 रुपए चार्ज। वो ऐसे ही नहीं ले सकता है 1,000 रुपए, हमारे चाहने से चीजें नहीं चलती है। लेकिन अगर भाई एक एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन कोई समझ लीजिए मैं नहीं एरोप्लेन बना सकता हूँ, लेकिन समझ लीजिए मैंने एरोप्लेन बनाया और उसको मैं 10 रुपए में बेचना चाहूं, तो आप कहेंगे कि सही निर्णय है? 10 रुपए क्या 10 लाख में समझ लीजिए मैं बेचना चाहूँ, आप कहेंगे सही निर्णय है? आप कहेंगे नहीं, सही निर्णय नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एडवांस टाइप का रॉ मटेरियल लगता है, एडवांस टाइप की प्रोसेसिंग लगती है, एडवांस्ड मशीन्स लगती है, एडवांस्ड स्किल सेट वाले लेबर्स लगते हैं, तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो तो बहुत ज्यादा ही होने वाला है। वो 10 लाख डॉलर होगा, 50 लाख डॉलर होगा, तो उसको मैं 10 लाख रुपए में यदि बेचना चाहूं प्लेन बना के, तो मूर्खता होगी। तो प्राइसेस दे आर कन्वेइंग द अंडरलाइंग रियलिटी। अंडरलाइंग रियलिटी, जैसे प्लेन अगर मैंने बनाया उसको मैं बोलता हूं भाई मैं 5 करोड़ में बेचूंगा, तो वो अंडरलाइंग रियलिटी बता रहा है। अंडरलाइंग रियलिटी क्या बता रहा है भाई? इसके पीछे बहुत विशिष्ट प्रकार के रॉ मटेरियल्स लगे हैं, विशिष्ट प्रकार का स्किल सेट लगा है, विशिष्ट प्रकार की मशीन्स लगी हैं जो अपने आप में खर्चीली हैं। अब जैसे समझ लीजिए कि इंडिया में ही आप एग्जांपल ले लीजिए, ऑयल के भंडार हैं, गोल्ड के भी भंडार हैं, लेकिन जो हम लोग देखते हैं ना, रिजर्व जो होता है एक अलग होता है, एंड जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो अलग होता है। उसका रीजन यही है, ये समझ लीजिए गोल्ड का कहीं पे हमको भंडार मिल जाता है, समझ लीजिए यही मेरी बिल्डिंग के नीचे गोल्ड का भंडार है, अब 1 किलो गोल्ड है वहां पे, समझ लीजिए मान लेते हैं हम 1 किलो गोल्ड है। अब 1 किलो गोल्ड की कीमत होगी कितनी, समझ लीजिए इस समय 50-60 लाख जो भी हो, लेकिन अगर वो 1 किलो गोल्ड निकालने के लिए मुझे या गवर्नमेंट को करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, तो डज इट मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस। तो वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो वही जो आप लोग देखते हैं ना, रिजर्व्स बहुत ज्यादा है बट आउटपुट इतना नहीं रहता, उसका रीजन यही रहता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक, बिकॉज ऑफ द
इश्यूज ऑफ द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, आप वो रिजर्व को बाहर नहीं निकाल सकते, उसका आप उसको माइन नहीं कर सकते। तो कहने का क्या अर्थ है, जो प्राइजेस है दे रिफ्लेक्ट एन अंडरलाइंग रियलिटी। वो बस हमारे कहने से नहीं डिटरमाइन हो जाता। मैं चाहूं कि भाई मैं इसको 200 रुपए में बेचता हूँ, 2000 में बेचता हूँ, नहीं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का यही डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज, एंड प्राइसेस जो रहते हैं वो उस अंडरलाइंग रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं माने समझ लीजिए, अभी हम उस पर और भी चर्चा करेंगे। पहले अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो प्राइजेस हैं ये ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई जो इकोनॉमिक हिस्ट्री आप देखेंगे उसमें बार बार ये देखा गया है कि जहां पे भी प्राइजेस के साथ छेड़छाड़ की जाती है वहां पे कुछ ना कुछ समस्या आती है। ठीक है, उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है वो है कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म में सेंट्रल प्लानिंग थी, वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे रहते थे, पार्टी मेंबर्स जो बैठे रहते थे, वो डिटरमाइन करते थे कहाँ पे कौन सा रिसोर्स लगेगा। मैंने क्या बताया कि रिसोर्सेज आर स्कार्स, ठीक है, कहाँ पे कौन सा रिसोर्स लगेगा, कितनी मात्रा में लगेगा, एंड जो आउटपुट आएगा उसको कितने में बेचना है। एवरीथिंग वाज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल प्लानर्स। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि जो सेंट्रल प्लानर्स हैं, देखिए एक चीज होती है पावर, एक चीज होती है नॉलेज। ठीक है, बहुत बार अगर आप देखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी का भी इसी बात पे बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि जो आईएएस लोग हैं दे आर नॉट एक्सपर्ट, दे आर जर्नलिस्ट। उसके अपने अलग अलग पहलू हैं, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, बट ये क्रिटिसिज्म होता है। तो जो सेंट्रल प्लानर्स बैठे थे उनको नहीं पता है कि भाई इतना बड़ा यूएसएसआर है, उनको कैसे पता चलेगा किस चीज की कितनी डिमांड है, किस चीज की कितनी सप्लाई करनी चाहिए, किस चीज की कितनी कीमत होनी चाहिए। अभी जैसे इकोनॉमी में तो लोग यही चाहेंगे ना भाई कि चीजें, हम जैसे आम लोग क्या चाहते हैं कि भाई चीजें अधिक से अधिक सस्ती हों। हम तो यही चाहेंगे भाई सब्जी 2 रुपए किलो मिले, दूध 5 रुपए लीटर मिले। और जो पॉलिटिशियन क्लास है वो हो सकता है कि लेजिटिमेसी के लिए, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वो ऐसा करना भी चाहे, छेड़छाड़ करके, प्राइस के साथ छेड़छाड़ करके हो सकता है वो ऐसा करना भी चाहे, बट इन द लॉन्ग टर्म जो ये होता है उसका रिजल्ट आता है वो बैकफायर करता है। अभी देखिए बहुत डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, जो हम लोगों ने बात की थी, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आनी चाहिए। तो करने के लिए भाई सरकार कर सकती है, वोट खींचने के लिए कर सकती है, अलग अलग राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार भी कर सकती है, किंतु लॉन्ग टर्म में ये डिजास्ट्रस इसके इम्प्लीकेशंस आते हैं। उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा है। बट कहने का यही आशय है कि जो स्कार्स रिसोर्सेस हैं वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था, एलोकेशन जो होना चाहिए था, कम्युनिस्ट कंट्रीज में प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एक इकोनॉमी में। आप अपने ही घर में देख लीजिए, अगर आप देखने जाएंगे तो आपके छोटे से घर में हजारों प्रोडक्ट रहते हैं, एक छोटी सी पिन से लेके फोन, वाईफाई, तमाम तरह के हजार प्रोडक्ट्स हैं। तो जो सेंट्रल प्लानर्स बैठे हैं उनको कैसे पता चल सकता है भाई किस चीज की कितनी डिमांड है, कितना उसका सप्लाई होना चाहिए और किस कीमत पे उसे बेचना है। तो इसके लिए वहां का जो मार्केट था वो एफिशिएंट नहीं था। इन लोगों का एक बहुत बड़ा माने फैसिनेशन था जो कम्युनिस्ट प्लानर्स थे कि भाई हम सुपर पावर है एंड वी नीड टू टेक ऑन अमेरिका, वी नीड टू टेक ऑन यूएसए। तो उन्होंने जो वेपन्स में न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब पे बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन आपकी इकोनॉमी में वो दम रहना चाहिए कि भाई आप न्यूक्लियर पावर पे जब काम कर रहे हैं साथ ही में आप कंज्यूमर गुड्स भी दे पाए, आप खाने पीने का भी प्रबंध बराबर कर पाए। इसलिए देखिए जो कहा जाता है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये कहना कि भाई इंडिया को पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, अटैक करना ठीक है, अटैक कर सकते हैं, पाकिस्तान भी कोई छोटा बच्चा नहीं लगा है कि उसको 2 झापड़ मार दिया और वो शांत हो जाएगा। इट इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर्ड नेशन, एंड जब लड़ाई होगी तो दुनिया भर की समस्याएं आती हैं, दुनिया भर की समस्याएं। तो इसीलिए देखिए जो नेता रहते हैं भले बीच बीच में ऐसी बातें आए कि हाँ हो सकता है, लेकिन जहां तक हो सकता है दे ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, they try to avoid war, especially in democratic countries where leaders are accountable,
टू देयर इलेक्टोरेट्स। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे भाई, जो रिसोर्स है, स्कार्स रिसोर्स है, अब जो स्टील है, स्टील भाई आपके न्यूक्लियर वेपन में भी लग सकता है, आपके सैटेलाइट प्रोडक्शन में भी लग सकता है, और वही स्टील जो है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए भी लग सकता है, ट्रैक्टर के लिए लग सकता है, दुनिया भर की चीजों के लिए लग सकता है। तो आपके पास स्टील का तो लेकिन जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, आपको कहाँ यूज करना है वो आपकी प्रायोरिटी है। अब इन लोगों ने क्या किया, इस समय तो ये सुपर पावर सही में था, न्यूक्लियर वेपन्स कह लीजिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कह लीजिए, इसमें था, लेकिन इनके पास कंज्यूमर गुड्स ही नहीं बन पा रहे थे जितनी लोगों के पास डिमांड थी। कंज्यूमर गुड्स ना बन पाने के कारण सिस्टम के प्रति एक गुस्सा उभरा, और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे मैं बार बार कहता हूँ सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं, कई कारणों का समुच्चय होता है एक घटना के पीछे, किंतु ये एक बड़ा रीजन था। इसके लिए फिर आपको बहुत बड़ी एक ब्यूरोक्रेसी बिठानी पड़ेगी भाई, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो देखेगा कि भाई किस चीज की डिमांड कितनी है, किस चीज की सप्लाई कितनी करनी चाहिए, मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को भी आपको पेमेंट देना पड़ेगा। एंड पेमेंट छोड़ दीजिए, अगर आप समझ लीजिए आपके पास हमेशा ना कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसके कई पहलू होते हैं, आपको कुछ, जैसे मैंने पहले बताया, प्रॉस एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, हर चीज के होते हैं, तो आपको डिसीजन लेते समय यही करना है भाई कि जिस चीज में नेट बेनिफिट यदि अधिक है तो उस चीज को आप कीजिए, कंसीडरिंग उसका फ्यूचर में भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ लीजिए प्राइजेस बिठाने की जगह आपने प्राइजेस को छूट दे दी होती, भाई फ्री मार्केट, लोग आपस में ही कोऑर्डिनेट करें, प्राइजेस माने वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन प्राइजेस को अगर फ्री छोड़ दिया जाता तो ये ब्यूरोक्रेसी किसी और प्रोडक्टिव काम में लगाई जा सकती थी। अभी भी देखिए होता है ना कि जो किसान लोग हैं उनको कहा जाता है ना अंडर एम्प्लॉयड हैं, खेत छोटे छोटे हैं लेकिन उसमें एक परिवार के 10 लोग लगे हैं, वो खेत, मेरा एक दोस्त अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, वो बता रहा था कि वो जिससे मिला था 5000 एकड़ उसके पास खेत है, 5000 एकड़ में कितना बड़ा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, 5000 एकड़ जमीन है तो उसमें आप 500 लोगों को लगाइए, लेकिन अगर आप समझ लीजिए आपके पास आधा बीघा जमीन है, उसमें 5 जन 10 जन काम कर रहे हैं, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसको आप निकाल के कहीं और यूज कीजिए, उन लोगों को इंडस्ट्री में यूज कीजिए, सर्विस में यूज कीजिए। कहा ही जाता है ना कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो एग्रीकल्चर से लोगों को निकाल के मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में उन्हें डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही समस्या हो रही थी, एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी बैठी थी जिसे पता नहीं था भाई कि किस चीज का कितना डिमांड है, किस चीज का कितना सप्लाई होना चाहिए, लेकिन बैठे थे वो लोग, दे वर डूइंग दिस थिंग, एंड दैट इज वाई देखिए वहां पे क्राइसिस आया जिसके कारण कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ। फ्री मार्केट जो इकोनॉमीज होती है यहाँ पे प्राइजेस को अपना जैसे प्राइजेस को ऊपर नीचे होना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको ऐसा डिसीजंस आपको किसी सेंट्रल प्लानर को, गवर्नमेंट को नहीं लेने पड़ते। हम आप जैसे लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, वो ट्रांजेक्शन्स के आधार पे ही एक अपने आप कोऑर्डिनेशन हो जाता है, वो समझेगा नहीं आपको अरे कैसे हो रहा है ये। इसीलिए देखिए एडम स्मिथ ने वो कहा था इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट, वो हैंड क्या है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसे हो रहा है सब कोऑर्डिनेशन, बट मेरे आप जैसे लोग, कंपनियां जो है वो इकोनॉमिक्स में, मार्केट में सिर्फ हम आप जैसे इंडिविजुअल प्लेयर्स तो है नहीं, गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें खरीदती है, बेचती है, कंपनियां हैं, तो मिलियंस ऑफ इनके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एंड वी ऑल आर डूइंग इट अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ इंटरेस्ट। मैं चाहता हूं भाई कम से कम में खरीदूं, जो बेच रहा है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा में बेचे, एंड जो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस होगा वो आपका ट्रांजेक्शन उस पे होगा। मैं समझ लीजिए मैं चाहूंगा कि भाई इसको मैं 200 में बेचूं, 2000 में बेचूं, लेकिन मैं बेच सकता हूं, कंस्ट्रेंट्स हैं, मैंने कंस्ट्रेंट्स आपको बताए। आप भी अगर इसको 5 रुपए में लेना चाहेंगे तो मैं आपको बेचूंगा, नहीं बेचूंगा क्योंकि भाई मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं निकल रहा है। 5 रुपए में बेचूं, मैंने समझ लीजिए इसको 25 रुपए में बनाया है, मैं चाहता हूँ 30 रुपए तक तो मिले, 5 रुपए प्रॉफिट मिले, और आप कहें नहीं मुझे 20 रुपए में दो, मैं लॉस झेल के क्यों ये करूं, इसकी डिमांड है कोई और आएगा। लेकिन समझ लीजिए कि ऐसा हो जाए कि इसकी डिमांड ही नहीं है, इसकी डिमांड ही नहीं है, तो मैंने 25 में बनाया, अब आप बोलेंगे कि भाई 20 रुपए में दे दो, ठीक है,
तो सही जो तरीका है वो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे आपको 20 में देख के निकल जाना चाहिए, लॉस झेल के मुझे निकल जाना चाहिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी में लॉस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्रॉफिट तो इम्पॉर्टेंट है ही, लॉस भी इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कि मुझे समझ में आ जाएगा कि ये भाई प्रॉफिटेबल धंधा नहीं है, जो मैं रिसोर्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगेन एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज। मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, प्लास्टिक है, कलर है, मेरा टाइम है, मेरी एनर्जी है, मेरे अगर लेबर लगाया है तो वो है, तो उसको मुझे कहीं और यूज करना है। मुझे ये धंधा बंद कर देना है, मुझे ये धंधा बंद कर देना है, मुझे कहीं और 5 रुपए का, चलिए ठीक है मुझे लॉस हुआ बट मुझे कहीं और लगाना है। तो देखिए इकोनॉमी में एक एफिशिएंसी बनी रहती है। मैं लॉस मेकिंग काम नहीं करूंगा, एक बार दो बार मैं झेल लूंगा लॉस, लेकिन उसके बाद मैं उस धंधे को बंद कर दूंगा। तो ऐसे मिलियंस ऑफ डिसीजन हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं रोज, और उससे इकोनॉमी चल रही है अपने आप। कोई सेंट्रल में नहीं बैठा है, कोई ब्यूरोक्रेट डिक्टेट नहीं दे रहा है कि आपको इतने में बेचना है। जैसे कहा जाता है ना कि अभी समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ये कह दे कि नहीं भाई चलिए ये वाली गाड़ी क्या कहते हैं, इनोवा गाड़ी सबको दी जाएगी, नहीं इनोवा गाड़ी सबको नहीं दी जाएगी, चलिए इनोवा गाड़ी सबको जो भी लेना चाहेगा उसको 1 लाख में दे देंगे, उससे ज्यादा की नहीं देंगे। 1 लाख इनोवा, मैंने टोयोटा को कह दिया भाई आप 1 लाख से ज्यादा नहीं बेच सकते हैं। तो अभी ये तो बहुत मैंने खुशी वाली बात है, सभी लेना चाहेंगे, लेकिन क्या टोयोटा का, इनोवा का उतना प्रोडक्शन है? उतना प्रोडक्शन नहीं है। वो करेगा भी क्यों? उसको जब प्रॉफिट नहीं होने वाला है, उसको तो लॉस हो रहा है, वो करेगा क्यों? तो वो उल्टा प्रोडक्शन और कम कर देगा। भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल, गवर्नमेंट इज लाइक गॉड, डिक्टेट उसने दे दिया है कि नहीं आपको 1 लाख में ही बेचना है, तो वो प्रोडक्शन और अपना कम करते जाएगा। फिर गवर्नमेंट कैसे देगी 1 लाख रुपए में? गवर्नमेंट भाई फ्री मार्केट को तो उसने रोक दिया, प्राइसेस को तो उसने रोक दिया, फिर कोई ना कोई ऐसी चीज उसको करनी पड़ेगी, लॉटरी लगेगी भाई लोगों की, कोई ना कोई तो रिस्ट्रिक्शन लगाना ही पड़ेगा। दैट इज मींस उसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है, कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ यही है कि जो प्राइजेस हैं वो अंडरलाइंग रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। उसके पीछे और भी कारण होते हैं भाई। अगर आप समझ लीजिए नियो मार्क्सिस्ट को सुनेंगे तो कहेंगे कि वो मैनिपुलेशन भी किया जाता है, आपकी सोच को बदला जाता है, जैसे स्टेटस बनाया जाए, नॉर्मल फोन एंड आईफोन जैसे हो गया। नॉर्मल फोन भी बेसिकली ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं फोन में, अगर कोई एडवांस यूजर नहीं है तो ज्यादातर लोग मैंने भाई मीडिया कंजम्पशन करते हैं, फोटोज लेते हैं और सोशल मीडिया चलाते हैं। एंड बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा एक आईफोन में या एक 15-20 हजार के फोन में, लेकिन आईफोन इज अ स्टेटस सिंबल, राइट? तो इसके लिए लोग, बहुत सारे लोग लेते हैं। बट कहने का ओवरऑल आशय यही है कि प्राइस अगर ना रहे तो आपकी इकोनॉमी चलना लगभग नामुमकिन है, और अगर आप चलाना चाहेंगे तो उसमें इनएफिशिएंसीज आएंगी, लोगों को कंज्यूमर गुड्स नहीं मिलेंगे, समस्याएं आएंगी, रिवोल्यूशन होगा, रिवोल्यूशन ना भी हो डिस्कंटेंट होगा, तो उसका कुछ ना कुछ आपको परिणाम दिखेगा ही। अभी जैसे देख लीजिए यूके की मैं बात बताता हूँ, यूके में भी जैसे आजकल बहुत जगहों पे पॉपुलिस्ट मेजर्स भी चलते हैं। सरकार को चाहिए रहता है, वोट चाहिए रहता है, सरकार को चाहिए रहता है भाई कि जनता हमसे प्रसन्न रहे। तो वहां जो लीज ट्रस्ट आई थी उन्होंने यही किया भाई, इनकम टैक्स कम कर दिया उन्होंने, काफी मैंने ये सब टैक्स वैक्स कम कर दिए, स्पेंडिंग बढ़ाने की उन्होंने बातें की। लेकिन जब आपका रिसोर्स ही नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे? फिर वहां पे भाई जो इन्वेस्टर्स थे, शेयर मार्केट जो था वो सब डर गया, उसको लगा कि भाई गवर्नमेंट लोन लेगी, स्पेंडिंग बढ़ाएगी, टैक्स है नहीं, गवर्नमेंट लोन लेगी, डिफॉल्ट करेगी, जो पहले वाला भी लोन लिया है वो भी शायद ना भरे, या ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट करेगी, ज्यादा पैसा प्रिंट करेगी तो पाउंड का वैल्यू कम हो जाएगा। इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे, बट ओवरऑल यही है कि जो प्राइजेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एन इकोनॉमी। उसमें यदि आप छेड़छाड़ अधिक करेंगे तो समस्या होने वाली है, ठीक है? तो ये कुछ अब हम बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं, हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री पे एक बृहद चर्चा कर ली है। बेसिक कंसेप्ट देखेंगे जिसमें बच्चों को बहुत समस्या आती है, खासकर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में। तो प्रयास तो यही रहेगा भाई कि आपको बहुत सी अलग अलग टाइप से इंफॉर्मेशन दी जाए, अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डाला जाए, जिससे आपकी सोच सारगर्भित हो सके। इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार।